हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस एनालिसिस में हम बात करेंगे पेटीएम के स्टॉक की। रीजन बिहाइंड, पेटीएम का स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और सडन इसमें एक अपसाइड स्पाइक हमें नजर आई है। तो क्या यह चेंज इन स्ट्रक्चर है या जस्ट एक स्पाइक? डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह है पेटीएम का स्टॉक डेली टाइम फ्रेम का और आप देखेंगे कि एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें हुआ था और वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट हमें इस स्टॉक में देखने को मिला, जिसको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। आप देख सकते हैं 7th ऑफ अक्टूबर में पेटीएम का स्टॉक और यहां पर एक स्पाइक हमें देखने को मिला था 1248 के लेवल पर। यहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया था यहां से अपसाइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी और इसको मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोग के साथ शेयर भी किया था। और वहां से आप देखेंगे कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद अपसाइड में हमें 12% की, अराउंड 12 नहीं कह सकते, 11% की अपसाइड मूव हमें देखने को मिली। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल पर एक सप्लाई जोन है और यहां से रिजेक्शन लेके कुछ टाइम बाद फिर बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके। और आप देखेंगे कुछ टाइम तक इसने कंसोलिडेट भी किया, ब्रेकआउट भी आया, बट डायरेक्ट ये अपसाइड नहीं गया। अपर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर से वापस आ गया अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन पर और वहां से फिर ये डायरेक्ट अपसाइड की हमें 11% की मूव देखने को मिली इस स्टॉक में। बट अभी की बात करें तो अभी आप देखेंगे कि चार्ट पर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इवन आप कह सकते हैं कि एक बड़ा स्पाइक हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यही समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या यह जस्ट स्पाइक है या फिर चेंज इन स्ट्रक्चर, यहां से कुछ बड़ा होने वाला है और ये स्टॉक अपसाइड में बड़ी मूव देने वाला है। इसको समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगर पेटीएम के स्टॉक को देखा जाए तो 1336 के लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है और इसकी लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर से तो यह लिस्टेड ही नहीं है। अभी 2022 से यह लिस्टेड है और वहां से अभी तक तो यह डाउन ट्रेंड में रहा है। बट लास्ट 1 ईयर से अगर देखा जाए, लास्ट 1 ईयर से अप ट्रेंड में रहा है, लास्ट 6 मंथ से अप ट्रेंड में, 3 मंथ से अप ट्रेंड में, लास्ट मंथ भी यह अप ट्रेंड में रहा है। कंटिन्यूअस अगर लास्ट 3 ईयर से देखा जाए तो यह स्टॉक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है। अच्छा खासा इसने रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक में आप देख सकते हैं 3 ईयर का रिटर्न 155%, 1 ईयर रिटर्न 34%, 3 मंथ रिटर्न 13% और 1 मंथ रिटर्न 4.16%। इवन आप वीक में भी देखेंगे तो 2.5% के करीबन यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। स्कोर की बात कर लेते हैं तो इस स्टॉक ने जो स्कोर किया है 8 आउट ऑफ 10, अर्निंग में 10 का स्कोर, फंडामेंटल में 8 का स्कोर, रिलेटिव वैल्यूएशन बहुत ही गंदा है, 1 का स्कोर किया है और रिस्क 8 की रेटिंग यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। रिस्क इस स्टॉक में कम है इसके अकॉर्डिंग, रेटिंग के अकॉर्डिंग। और प्राइस मूवमेंट को देखा जाए तो प्राइस में मूवमेंट भी काफी अच्छा खासा है, मतलब 7 की रेटिंग मिली हुई है, तो ठीक है, नॉर्मल से बेटर है, बेस्ट नहीं है बट बेटर है। की मैट्रिक्स को समझते हैं, पी -141, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी घाटे में चल रही है, प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रही है। बीटा यहाँ पे है ही नहीं, तो इस स्टॉक की स्टेबिलिटी भी अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि बीटा नहीं है। इनसाइड की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि लूजिंग शेयर होल्डर्स मनी, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका नहीं है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स के पैसे को बर्न कर रही है, तो ये इसका एक मेजर इनसाइड है। अब आइए इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, एनालिसिस की बाद में पहले फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। इनकम एंड पीएनएल, टोटल इनकम 2283 करोड़ इन सितंबर क्वार्टर और इसी को अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कर लें 2158.90 करोड़, तो यहाँ पर 5.75% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और यही कंपेयर करें अगर हम प्रीवियस ईयर से तो वहां से काफी ज्यादा हमें ग्रोथ इस स्टॉक के इनकम में देखने को मिली है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि टोटल एक्सपेंस इनके बढ़ गए कंपेयर टू इनकम। इनकम 5.75% इंक्रीज हुई बट 10.76% इनके एक्सपेंस ग्रो हो गए, जिससे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ गया। अभी आप देखिए टोटल एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा है और प्रीवियस क्वार्टर से भी अगर आप कंपेयर कर लें तो भी 10.76% यहाँ पर एक्सपेंस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 122.50 करोड़ और प्रीवियस ईयर में अगर बात करें तो 928.30। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ इनकम में हमें देखने को मिली, सॉरी प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है। 82% कंपेयर किया जाए प्रीवियस क्वार्टर से तो 82.86% की गिरावट हमें देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ में। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.92%, प्रीवियस क्वार्टर में 5.67% का था। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी गिरावट है यहाँ। और प्रीवियस ईयर से बात करें तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, 50% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया था इस स्टॉक में। तो एक्सपेंस की वजह से इनकम में ग्रोथ होने के बाद भी एक्सपेंस की वजह से इस कंपनी में फाइनेंशियल्स खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे कि टोटल एसेट 21,447.70 करोड़,
25.14% इंक्रीज हुआ है यहाँ पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और इसी के साथ लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है और कुछ ज्यादा ही होगी। आप देख लीजिए लाइबिलिटी इंक्रीज होकर 67.95% इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर से। 3840 करोड़ था, अभी 6450.60 करोड़, तो लाइबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई कंपेयर टू असेट। और टोटल इक्विटी यहाँ पे बढ़ के आई है क्योंकि टोटल असेट भी इनकी बढ़ी है, तो टोटल इक्विटी बढ़ के आई है, तो ठीक है, अच्छी बात है। 12.77%, ये अच्छी बात है। और करेंट रेशियो भी घटा है बट उतना नहीं। कंटीजेंट लायबिलिटी बढ़ के आई है 200 करोड़, लास्ट ईयर में था 188.50 करोड़, तो चेंज तो थोड़ा हुआ है बट ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा जितना कि एक्सपेंस इनका इंपैक्ट करेगा। कैश फ्लो की बात करते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -121.30 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 650.80 करोड़, ये माइनस में आ गए, निगेटिव हो गया इनका कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2042.90 करोड़ कहीं इन्वेस्ट किया है इन्होंने। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर इनको इन्वेस्टमेंट से कुछ बेनिफिट हुए थे 318 करोड़ के। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस ये सब, या डिविडेंड तो अभी मान लीजिए किसी को दिया नहीं होगा बट इंटरेस्ट से मान लेते हैं, तो ये पेमेंट किया होगा तो -52.7 करोड़ रुपए। नेट कैश फ्लो माइनस में आ गया जो कि प्रीवियस ईयर 967 करोड़ प्लस में था, -2205 करोड़ यहाँ पे माइनस आपको दिखेगा। अब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ग्रोथ 51% माइनस, आप समझ लीजिए यहाँ पे 51% इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे इन्वेंट्री वगैरह, तो ये इनका माइनस में चला आया है। फाइनेंशियल तो यहाँ पे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनकम में ग्रोथ होने के बाद भी एक्सपेंस बढ़ने की वजह से, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल इनका बहुत बुरा इंपैक्ट कर रहा है, और इसका इफेक्ट भी आपको चार्ट पे दिखेगा। इस सितंबर क्वार्टर का है, सितंबर क्वार्टर का मैंने इनकम एंड पीएनएल दिखाया था। अब रेशियोज की बात कर लेते हैं, तो कुछ मेजर रेशियो यहाँ पे आप देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी एक चीज है, रिटर्न ऑन इक्विटी -3.8, ठीक है। इसे लेकिन कंपेयर किया जाए अगर प्रीवियस ईयर से, तो 24 में -10 था, 23 में -13, 22 में -16 और 21 में -25.95, मतलब 26% के लगभग माइनस में था, निगेटिव। तो यह कहीं ना कहीं आपका इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। यह टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम में प्लस हो सकता है, यह एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है इन्वेस्टर्स की और इसके शेयर होल्डर्स की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यह भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, है तो माइनस में बट ये इंप्रूव हो रहा है अगर प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके अभी तक। रिटर्न ऑन एसेट यह भी इंप्रूव हो रहा है, तो रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, यह एक पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। बट क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसकी काफी खराब रही है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्राइस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। यहां आप देखेंगे कि पूरी की पूरी कंपनी एफएफआईज के पास है। 51.71% एफएफआईज ने कंट्रोल कर रखा है और 19.93% डीआईज के पास है, या म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं, इन लोगों के पास है। अदर के पास 28.36% है इस कंपनी के स्टेक, और इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें, किन लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, किन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2968.70 करोड़, टोटल एमयू का 7.81%, अभी -10% चल रहा है यहाँ पर। निपॉन इंडिया 726.33 करोड़, टोटल एमयू का 1.73%, अभी कोई चेंज नहीं है। मिराज इंडिया लार्ज कैप 518 करोड़, टोटल एमयू का 1.23%, कोई चेंज नहीं है अभी इसमें। तो ठीक ठाक म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में। नाउ कम टू द पॉइंट, चार्ट पे चलते हैं फिर से। अभी आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा था, स्ट्रेच कर सितंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा था, और वहां से इस स्टॉक को आप देखेंगे कि ये ठीक ठाक ग्रोथ आई थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले वाला जो जून क्वार्टर था वहां पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया गया था कि यहां से अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिल सकती है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनकम इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ के आएंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगा। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर भी जा रहा था, बट सितंबर से आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चला है, क्योंकि परफॉर्मेंस ओवरऑल खराब थी, तो प्राइस एक्शन ने डिस्काउंट कर दिया इस परफॉर्मेंस को सितंबर मंथ में। उसके बाद से आप देखेंगे कि यह स्टॉक कंटिन्यूअस कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और फिर से एक स्पाइक दिख रही है। तो अब यहाँ नए पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब दिसंबर क्वार्टर आ रहा है, कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई थी लास्ट सितंबर क्वार्टर में, बट एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट
नहीं जनरेट कर पाई। और इस दिसंबर क्वार्टर में यही चीज कंपनी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें, सो दैट कि इनकम तो इंक्रीज हो ही रही है, एक्सपेंस कंट्रोल होगा तो डायरेक्टली इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको अच्छा खासा यहाँ पर दिखेगा, इस कंपनी में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, यही एक्सपेक्टेशन है। और दिसंबर क्वार्टर आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें मैं पैटर्न की बात करूं कि कौन से पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी आप देखेंगे तो यह एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूं, आप देखेंगे तो काफी टाइम से इस ट्रेंड लाइन पर यह सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और अपर रेंज की बात की जाए तो यह अपर रेंज निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं यह राइजिंग फॉर्म में आपको दिखेगा। एक सितंबर क्वार्टर में परफॉर्मेंस की वजह से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, उसके बाद ये कंसोलिडेट करता हुआ इस चैनल के अंदर परफॉर्म कर रहा है और अभी फिर से एक स्पाइक देखने को मिला है इस स्टॉक में। एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही दिसंबर क्वार्टर के परफॉर्मेंस अच्छी आएगी या फिर उसको पहले भी डिस्काउंट कर सकता है कि यहां से ऊपर जाए और फिर इसका नेक्स्ट लेवल 1525 पे निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहां हो क्या सकता है मैं इसको बता दूं थोड़ा सा। यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1336 के लेवल पर, इसका डाउन साइड लिमिटेड हो गया। अब इसके नीचे बहुत कम चांस है कि इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाए, तो डाउन साइड लिमिट हो गई। अप साइड में क्या है कि एक रिजेक्शन इस लेवल से आ सकता है, इस लेवल से रिजेक्शन आया तो फिर लोअर लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो अप साइड में 1525 के लेवल पर यह स्टॉक जा सकता है। मैं इसको ना वीकली टाइम फ्रेम पे लेता हूं सो दैट कि समझ में आए कि 1525 पे क्यों आएगा। आप देखिए यहां पर सपोर्ट बन के आता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर सपोर्ट बन के आता हुआ नजर आ रहा है और यही इसका अपर लेवल है। 1525 पे एक बार स्टॉक पहुंचेगा, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब इसमें किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। फिलहाल जो अपर लेवल है इसका 1525 का ही निकल के आ रहा है। अब यहां पर अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो इस लेवल से अगर हम है तो डाउन साइड रिस्क निकल के आ रहा है 6.21% और रिवॉर्ड हमें 1:2 का एटलीस्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 12% की मूव चाहिए अप साइड में। यहां पे क्या निकल के आ रही है 14.37%, डाउन साइड रिस्क 6.21% और अप साइड जो एक्सपेक्टेशन है 14.37%। अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड यहां से भी फेवरेबल है। कुछ टाइम तक यह स्टॉक इसमें कंसोलिडेट कर सकता है, हो सकता है कुछ टाइम तक यहां जाए, अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आ जाए, फिर यहां पे कंसोलिडेट करे, इस पे सपोर्ट करे फाइनली। लेकिन जो चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि अपसाइड जाएगा 1525 को या टच कर सकता है। अब एक फाइनल ब्रेकआउट लेवल जो आता है कि फाइनल ब्रेकआउट कहाँ पे आएगा, तो फाइनल ब्रेकआउट ऊपर आएगा इसके और यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग होगा। यहाँ पे 4% का रिस्क और 8.52% का रिवॉर्ड हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो सबके लिए रिस्क रिवॉर्ड अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे अगर इसमें ट्रेड करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इस लेवल पे मेरी बाइंग होगी 25%, ठीक है। इसको ब्रेक करके जाता है, फिर आगे कंसोलिडेट करता है, इस पे सपोर्ट लेता है, तो फिर से यहाँ पे 25%। इससे ज्यादा मैं इस स्टॉक में पैसे नहीं लगाने वाला हूँ। 100% क्वांटिटी कभी मैं लगाऊंगा ही नहीं इस स्टॉक में, ठीक है। लेकिन 25% के लिए यह बेस्ट प्लेस है और जो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं उनको भी 25% ही लगाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और फिर अगर सपोर्ट लेके जाता तो फिर से 25% लगा दें, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। अभी ऐसा नहीं हो कि यहीं पे 100% की क्वांटिटी लगा दी है और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो ट्रैप हो गए, ऐसा भी नहीं करना। तो ओवरऑल अगर हमें ब्रेकआउट का फॉर्मेशन दिख रहा है तो हमें अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे फॉर्मेशन के बारे में? क्या अपकमिंग रिजल्ट्स का इस स्टॉक के प्राइस पर इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही एनालिसिस कंटिन्यूअस बेसिस पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।